गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी जो विषय है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सभी में इसकी मुख्य भूमिका रहती है। हिंदी विषय में अनेक बिंदु है, उन बिंदुओं में भी क्या है, बिंदुवार सरकार क्या करती है, कभी कभी किसी बिंदु को कम भी कर दिया जाता है या किसी बिंदुओं को हटा भी दिया जाता है। तो हमारे मुख्य रूप से वो बिंदु जो सामान्यतः परीक्षाओं में आता है तो उस बिंदु का हम अध्ययन करें। तो उसमें हमारे बिंदु है, एक बिंदु हमारा है समास। एक बिंदु जो है हमारा समास है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो समास है यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है, तो इसका सबसे पहला ही प्रश्न जो बनता है वो एक प्रश्न बनता है विलोम शब्द का। परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है कि समास का विलोम क्या है। तो समास का विलोम देखिए विग्रह होता है। समास का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। ये था इसका पहला प्रश्न। अब दूसरा जो प्रश्न बनता है वो इसमें से ये बनता है कि जो समास शब्द है ये कैसे बना है, इसका निर्माण क्या है। तो जो समास शब्द है वो सम प्लस आस के योग से मिलकर बना है, और जो सम है, सम यहाँ उपसर्ग है। सम क्या है, उपसर्ग है, और आस क्या है, मूल है। मूल जिसको हम धातु रूप कह सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न बनता है हमारा यहाँ समास शब्द का, और पहला प्रश्न क्या है, समास का विलोम क्या है, विग्रह है। अब बात आती है आगे का, ये जो समास जो शब्द है ये सम प्लस आस के योग से मिलकर बना है। तो इसमें से पूछा जा सकता है इसमें संधि शब्द है या नहीं है। तो देखिए यहाँ मैं और यहाँ ए, तो यहाँ पूर्व पद में स्वर नहीं है, इसका मतलब यहाँ स्वर संधि नहीं हो सकती। पूर्व पद में व्यंजन है और यहाँ आगे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो वहाँ कौन सी संधि हो सकती है, व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। दूसरा प्रश्न जो हमारा ये बनता है व्यंजन संधि का। चलिए अब बात आती है तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है कि समास शब्द का अर्थ क्या है। हमारे से ये पूछा जा सकता है कि समास शब्द का अर्थ क्या है। तो समास शब्द के अर्थ के रूप में देखा जाए तो दो प्रकार से अर्थ बनता है। एक तो ये कि ये जो टुकड़ा हुआ है इस टुकड़े के आधार पर क्या अर्थ निकलता है, और दूसरा कि सामान्य इसका अर्थ क्या है। तो ये जो हम देखें टुकड़े का अर्थ, तो सम जो उपसर्ग है इस सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से। क्या होता है, सम्यक रूप से, या यूं कह दे हम पूर्णतः। ये इसके दो अर्थ होते हैं। और आस का अर्थ होता है पास। अर्थ क्या हुआ, पास। तो दूसरे रूप में यूं भी कह सकते हैं कि पास रखना। तो यहाँ अर्थ क्या हुआ, पूर्णतः पास रखना या सम्यक रूप से पास, ये इसका अर्थ बनता है। ये था इसका टुकड़े में अर्थ। अब बात आती है दूसरा अर्थ जो इसका परिभाषा के रूप में बनेगा। तो समास कैसे कहते हैं, संक्षिप्त रूप को। संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, समास कहलाता है। किसका कहलाता है, शब्दों का। यानी शब्दों का संक्षिप्त रूप क्या है, समास है। इसी से क्या होता है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण। शब्दों का संक्षिप्तीकरण क्या है, समास है। अब बात आती है कि समास कैसे देखिए। जैसे शब्द है हमारा विद्यालय। अब देखिए विद्यालय शब्द को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। ठीक है, विद्यालय शब्द क्या है, समास है। इसी को लिखित में क्या आता है, ये होता है समासिक शब्दावली, या इसे क्या कहा जाएगा, समासिक कहा जाएगा। विद्यालय क्या है, समासिक शब्द है। अब इसी का यदि हम विग्रह करें तो क्या होगा, विद्या का आल्य। विद्या का आल्य, ये क्या हुआ, विग्रह हुआ। अब यहाँ से हमारा दूसरा प्रश्न बनता है कि समास क्या है और विग्रह क्या है। तो विद्यालय शब्द तो क्या है, समास है, और विद्या का आल्य क्या है, विग्रह है। तो ये था हमारा आगे का प्रश्न, जो यहाँ से आरंभिक प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं इसी में एक तीसरा प्रश्न जो और बनता है। समास में किसका योगदान होता है, कारकों का योगदान होता है। समास में किसका योगदान होता है, कारकों का। और दूसरी बात देखिए, कारकों में क्या होती है, विभक्ति होती है। कारक में क्या होती है, विभक्ति होती है। ठीक है, तो कारकों में विभक्ति होती है। तो विभक्ति रहित जो शब्दों का समूह है, विभक्ति
रहित जो है शब्दों का समूह है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब देखिए समास कुल कितने होते हैं, कारक कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। विभक्ति रहित शब्दों का समूह क्या है? समास है। ठीक है, अब किसकी विभक्ति? कारक की विभक्ति रहित जो शब्दों का समूह है वो क्या है? समास है। कारक कुल 8 होते हैं, तो पहला और 8वां कारक है, इसका इसमें समास में योगदान नहीं होता है। इस प्रकार से यदि समास में यदि आरंभिक रूप में बड़े बड़े प्रश्न पूछे तो ऐसे प्रश्न बनते हैं इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का। दूसरा जो प्रश्न बनता है समास का, सामान्यतः परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो क्या? देखिए सामान्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संख्या शब्दों में समास, संख्या शब्दों में समास किस प्रकार से होता है? देखिए संख्या शब्दों में यदि बात करें तो अव्ययभाव समास होता है, इसमें भी संख्या आती है। द्वंद्व समास होता है, इसमें भी संख्या आती है। ठीक है, और द्विगु समास जो होता है इसमें भी क्या आती है? संख्या आती है। जितनी भी हमारी संख्या है वो 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में बटी है। समास के आधार पर देखा जाए तो तीनों समासों में क्या आती है? संख्या आती है। देखिए अव्ययभाव समास में आती है पुनरावृत्ति, तो जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है उनमें क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे 2-2, 4-4, 100-100, 1000-1000 के देचे, यानी कोई भी संख्या है यदि उस संख्या को हम 2 बार लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? पुनरावृत्ति कहा जाएगा। और पुनरावृत्ति जहाँ होती है वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो जो ये हमारा पहला भाग है ये तो कट जाएगा। यदि हम समास विग्रह करें तो इसके स्थान पर क्या लगेगा? प्रत्येक लगेगा। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक 2, प्रत्येक 4, प्रत्येक 100 और प्रत्येक 1000, ये क्या हो जाएगा? समास विग्रह होगा। ये तो था हमारा अव्ययभाव समास जिसमें पुनरावृत्ति होती है। अब देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में भी संख्या आती है क्योंकि हमारा बिंदु ही क्या है? संख्या शब्दों में समास है, संख्या शब्दों में समास। तो देखिए इसके अंदर द्वंद्व समास में आती है निश्चित संख्या आती है। जो निश्चित संख्या है वो क्या आती है? द्वंद्व समास में आती है। और दूसरी जो है अनिश्चित संख्या भी क्या आती है? द्वंद्व समास में आती है। निश्चित और अनिश्चित जो संख्या है दोनों किस में आती है? द्वंद्व समास में आती है। और इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? खुली संख्या कहा जाता है। ये संख्या कौन सी होती है? खुली संख्या के रूप में होती है। क्या है? खुली जो संख्या है किसमें? निश्चित और अनिश्चित दोनों ही संख्या किसमें है? खुली संख्या के रूप में। अब देखिए निश्चित संख्या क्या है? जैसे देखिए 11 लिखा, 12 लिख दिया, 52 लिख दिया, 105 लिख दिया। इसी प्रकार से अब 11 बोलो चाहे 11,000 बोलो, 12 बोलो चाहे 12,000 बोलो चाहे 12 लाख बोलो, ये सारी क्या है? संख्या तो ये निश्चित है लेकिन ये संख्या क्या है? इसे कहा जाएगा खुली संख्या। ये संख्या कौन सी है? खुली संख्या। अब बात करें समास विग्रह की, तो समास विग्रह की द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में समासिक शब्द के रूप में और लगता है, या भी लगता है और अथवा भी लगता है। ये तीनों क्या लगते हैं? द्वंद्व समास में पहचान के रूप में मध्य जुड़ते हैं। अथवा लगता है, या भी आता है और भी आता है। अब देखिए इसका विग्रह कैसे होगा? 1 प्लस में 10 ये हुआ। तो हम क्या करेंगे? समास में कोई शब्द आए तो क्या होगा? 1 और 10, 1 और 10। ठीक है, इसको हम इस संख्या को ऐसे लिखेंगे, 1 और 10 हो गया। 12 है तो क्या होगा? 2 धन 10। तो इससे संख्या में वैसे सीधा 12 लिखा हुआ आ जाए तो हम क्या करेंगे? 2 और 12 है, 2 और 12 है। अब 52 है तो इसका विग्रह क्या होगा? 2 प्लस में 52, तो इसके जगह क्या लग जाएगा? और लगेगा, और ये क्या हुआ? समासिक विग्रह हुआ। इसी प्रकार से 105 है तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस में 100, और इसकी जगह क्या लगेगा? और लगेगा। ये तो थी निश्चित और खुली संख्या। अब हम बात करते हैं
अनिश्चित संख्या की। तो अनिश्चित संख्या में जैसे हम बोले 100 150 व्यवहार में बोलते हैं हम, तो क्या होगा 100 या 150 इसका विग्रह हो जाएगा 100 अथवा 150। जैसे 100 200 भी बोल दें, ये भी क्या है, संख्या तो निश्चित है लेकिन ये संख्या क्या है, खुली है। तो ये ऐसे चिन्ह है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, साधारणतः द्वंद्व में क्या होता है, और होता है, लेकिन यहाँ क्या है, और नहीं होगा। क्यों कि ये दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र है, जोड़ा नहीं गया है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम 100 या 200। इस प्रकार से हमने देखा कि द्वंद्व समास में भी क्या आती है, संख्या आती है, और अव्ययभाव समास में भी क्या आती है, संख्या आती है। अब देखेंगे सामान्यतः हमने सुना यही है कि द्विगु समास में संख्या होती है, लेकिन संख्या हमने देखा कि अव्ययभाव में होती है और द्वंद्व समास में भी होती है। इस प्रकार से यदि हमें उदाहरण मिले तो हम उनको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए द्विगु समास में संख्या कौन सी आती है। द्विगु समास के अंदर संख्या जो आती है वो होती है बंध संख्या। द्विगु समास की कौन सी संख्या होती है, बंध संख्या जो होती है वो द्विगु समास में आती है। बंध संख्या हम जैसे 1 2 3 ये क्रम से ऐसे चलते चलते 10 तक हो गया, उसके बाद 10 20 30 यही क्रम चलते चलते जाए 100 तक हो गया। 100 के बाद हम लेके जा सकते हैं 100 200, ये संख्या भी क्या है, बंध संख्या है। कहाँ तक जाती है, 1000 तक। इस प्रकार से जैसे हम यहाँ 1 लाख बोलें, चाहे हम 1 करोड़ बोलें, वो सारी की सारी संख्या क्या है, 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्या बंध है। चाहे वो इकाई में हो, चाहे 1000 में हो, चाहे लाख में हो और चाहे करोड़ में हो, सभी में क्या है, ये संख्या क्या है, बंध संख्या की श्रेणी में ही आती है। इसमें होता क्या है, द्विगु समास में पहचान सूचक के रूप में क्या शब्द लगता है, समूह लगता है। कोई भी संख्या आएगी हम उसके साथ क्या करेंगे, समूह शब्द लिखेंगे। जैसे यदि 10 आए तो 10 क्या है, लिखा जाएगा 10 संख्याओं का समूह है। क्या होगा, 10 संख्याओं का समूह है। यदि 100 है तो क्या हो जाएगा, 100 संख्याओं का समूह। इस प्रकार से समास के अंदर 3 समासों में संख्याएं आती है और उनके इसी प्रकार से हम करेंगे। यदि अव्ययभाव समास है तो डबल संख्या आती है, तो उसमें एक संख्या हट जाएगी और उसके स्थान पर प्रत्येक लगेगा और आगे की संख्या लिख देंगे। जैसे क्या लिखा जाएगा, प्रत्येक 2। इसी प्रकार से द्वंद्व समास में हमने देखा कि खुली संख्या है और किस रूप में, 2 रूप में। एक संख्या निश्चित संख्या भी है और दूसरी क्या है, अनिश्चित संख्या है। कोई भी संख्या होगी उसके बीच में क्या लगेगा, पहचान के रूप में और लगता है। इसी प्रकार से जैसे अनिश्चित संख्या की हम बात करें तो 100 150 है तो क्या होगा, 100 या 150। 100 200 है तो इसमें भी क्या होगा, 100 या 200। इसी प्रकार से क्या है हमारे द्विगु समास में क्या है, 1 से लेके 10 तक की संख्या। उसके बाद में गिनती में जैसे नीचे की संख्या आती है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इस प्रकार से। उसके बाद ये 100 का क्रम चलता है, 100 200 300 1000 तक। कौन सी संख्या के नीचे के जो 10वीं होती है, 1 से लेकर जो संख्या 10 तक आती है, ये जो 10वीं संख्या की पूरी जो पंक्ति है, जैसे हमारी 91 वाले में नीचे 100 आती है, इसी प्रकार से तो ये जो नीचे की संख्या है वो किस में आती है, द्विगु में आती है। क्यों कि इनका जो है वो समूह है। समूह के आधार पर ही क्या होगा, संख्या लिखेंगे और उसके साथ क्या लिख देंगे, हम समूह शब्द लिख देंगे। इस प्रकार से समास के अंदर संख्या होती है। सामान्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है, यदि हम किसी चीज़ का कंपैरिजन तुलनात्मक यदि अध्ययन करते हैं तभी ये संख्याएं हमारी समझ आती है। साधारण रूप में यदि हम सीधे क्रम से पढ़ते जाते हैं तब हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलता। अब इसके आगे समास किस प्रकार से उसको हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।